अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है या जहाँ पे हमने लेक्चर को स्टडी करना है, वो एक्चुअली विद रेफरेंस टू एंजाइम्स है। हमने एंजाइम्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि एक्चुअली व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स के बारे में पहली बात ये होती है जो आपको नज़र आ रही है कि एंजाइम्स आर एक्चुअली बायोकैटालिस्ट। ये बायोकैटालिस्ट होते हैं। अब बायोकैटालिस्ट कैसे कंपाउंड होते हैं? जनरली दीज आर द कंपाउंड विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ बायो रिएक्शंस। यानी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस का रेट क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब बायोकेमिकल रिएक्शन ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं विच प्रोसीड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप कह सकते हैं प्रोसीड कर रहे हैं। तो एक्चुअली वी कैन से दैट एंजाइम्स आर कैटालिस्ट। के एंजाइम्स क्या होते हैं? कैटालिस्ट होते हैं। किसके कैटालिस्ट होते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन के। तो ये बात आप लोगों ने यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद याद रखिएगा, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला यानी 3 पॉइंट्स हमने देख लिए हैं कि एंजाइम्स आर एक्चुअली बायोकैटालिस्ट। जो करते क्या हैं? रेट इंक्रीज करते हैं। किसका रेट इंक्रीज करते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस का, जो आपको नजर भी आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो क्वेश्चन इज के एंजाइम्स आर डैश इन नेचर। कि एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर आइदर लिपिड्स, एंजाइम्स आर आइदर प्रोटीन्स, एंजाइम्स आर आइदर कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स आर एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड्स। तो इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं बताता चलूं कि जो हमारे पास जनरली एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ये एंजाइम्स क्या होते हैं? दीज एंजाइम्स आर एक्चुअली प्रोटीन इन नेचर। ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, मतलब ये प्रोटीन हैं। मेरी बात ये क्लियर रखनी है आप लोगों ने। कैसे पता चला? कि जनरली आप कह सकते हैं प्रोटीन्स की डिफरेंट टाइप्स आपने पढ़ी थी। उन्हीं टाइप्स में से एक टाइप एंजाइम्स हैं जो कि बायोकैटालिस्ट रिएक्शन को क्या करते हैं? फास्ट करते हैं, प्रोसीड करवाते हैं। ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। तो इन दैट केस इन दिस क्वेश्चन एंजाइम्स आर एक्चुअली प्रोटीन्स होते हैं। आपने इसको बड़े अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अगर नेक्स्ट चलता हूँ तो नेक्स्ट आपको सबसे पहले येलो कलर में एक एमसीक्यू नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन इज दैट एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ। कि एंजाइम्स एक्चुअली किससे मिलकर बने होते हैं? तो बात बड़ी सिंपल है। मैं इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे आपको देता हूँ कि ये हमारे पास कार्बन इंटू हाइड्रोजन और साथ में NH2 और साथ में हमारे पास C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इंटू OH, ये हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। अब इसी तरह मैं एक दूसरा अमाइनो एसिड ले रहा हूँ, तो वो यहाँ पर ले लेता हूँ। तो हाइड्रोजन इंटू नाइट्रोजन आ जाएगा, NH आ जाएगा, और साथ ही कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे C डबल OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। अब ये 2 अमाइनो एसिड ले रहा हूँ। अब एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारे पास वी कैन से एंजाइम्स आर एक्चुअली प्रोटीन्स, एंजाइम्स प्रोटीन्स है। अब प्रोटीन्स किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। किस रिएक्शन से बनते हैं? कि अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ कंडेंस होते हैं। यानी अगर आपसे एक और इसी पोर्शन में पूछा जाए कि किस रिएक्शन से बनेंगे, तो दे आर जनरली फॉर्म बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये बात भी याद रखिएगा, एंजाइम्स एक्चुअली किस रिएक्शन की वजह से बनते हैं? तो कंडेंसेशन रिएक्शन से बनते हैं। अब कंडेंसेशन रिएक्शन का एक और नाम भी है, इसको डिहाइड्रेशन भी कहा जा सकता है। कि इसमें जनरली क्या होगा? रिमूवल ऑफ वाटर होगी। तो ये 2-3 बातें आपने यहाँ पे याद रखनी है कि एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं, बनते अमाइनो एसिड से हैं। किस रिएक्शन से बनते हैं? कंडेंसेशन से या डिहाइड्रेशन, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या होंगे? वो एलिमिनेट होंगे। तो क्वेश्चन इज एक्चुअली कि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, एंजाइम्स किससे मिलकर बने? इज इट मेड अप ऑफ ग्लूकोज? आंसर इज नो। इज इट मेड अप ऑफ फ्रुक्टोज? आंसर इज नो। क्या सेलुलोज से मिलकर बना है? तो बिल्कुल नहीं। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर वुड बी डेल्टा। इट इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड से मिलकर बने। तो जब अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन करते हैं कंडेंसेशन से, मैंने बोला था, और इनके नतीजे में वी कैन से जो आपके पास बॉन्ड बनता है, तो दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इनटू NH, और साथ में कार्बन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, साथ में C डबल OH, और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। तो इन दैट केस आपको एक बात बताता चलूं कि एक्चुअली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। अब उसके बाद अगर आपसे एक और सवाल पूछा जाए, वो नेक्स्ट सवाल आपको ग्रीन में नजर आ रहा होगा कि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ डैश लिंकेजेस। कि एंजाइम में कौन सा लिंकेज होता है? तो जैसे हमने बात की प्रोटीन्स एंजाइम्स अमाइनो एसिड से बने, अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन के जरिए से ये लिंकेज बनता है जो आपको नजर आ रहा है। इस लिंकेज को हम क्या नाम देते हैं? दैट लिंकेज इज जनरली नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। के इसको पेप्टाइड लिंकेज का नाम दिया जाता है। तो ये कुछ बातें हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपने याद रखनी है। तो इन दैट केस इसका आंसर क्या होता है? अल्फा पेप्टाइड लिंकेज वुड बी द आंसर। कि एंजाइम्स आर जनरली मेड अप ऑफ विच लिंकेज? तो दैट वुड बी पेप्टाइड लिंकेज। वो पेप्टाइड लिंकेज से मिलकर बने, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन इसी इंट्रोडक्शन से रेलिवेंट है, याद रखिएगा। ये वो पोर्शन है
जो डायरेक्टली आपकी बुक के इस पोर्शन चैप्टर 11 में मेंशन नहीं है, बट थ्रू आउट योर बुक मेंशन है और एंजाइम्स के बारे में मेंशन है और क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो ये बातें आपने कुछ याद रखनी। उसके बाद थर्ड हम देखते हैं जो ग्रीन में ब्लू में नजर आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन इज लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल एंजाइम, कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हर एंजाइम में यहाँ पर याद रखिएगा मौजूद होने चाहिए। तो जैसे कि आपने अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया होगा कि एंजाइम्स एक्चुअली प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स मिलके बनते हैं अमाइनो एसिड से, कंडेंसेशन रिएक्शन से और पेप्टाइड लिंकेज बनता है। अब इनमें 4 एलिमेंट्स का होना मस्ट है, इसके अलावा भी हो सकते हैं लेकिन ये 4 हर एक में मौजूद होंगे। अब वो कौन कौन से हैं? वन ऑफ देम विल बी हाइड्रोजन, अदर विल बी कार्बन, द नेक्स्ट विल बी हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन यहाँ पर है, और एक हमारे पास क्या होगा? नाइट्रोजन। यानी मस्ट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वी कैन से नाइट्रोजन। दीज आर द मस्ट एलिमेंट्स। ये सारे के सारे मस्ट एलिमेंट्स है जो कि हर प्रोटीन में या हर एंजाइम में आप कह सकते हैं मौजूद होंगे। तो इन दैट केस आंसर हमारे पास अल्फा होता। बीटा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। फास्फोरस और सल्फर मे बी प्रेजेंट इन सम सॉर्ट ऑफ एंजाइम्स बट नॉट इन एवरी एंजाइम। इसी तरह चार्ली में भी यही ऑप्शन है और डेल्टा में भी यही रीजन है कि हो सकता है किसी का दुक्का एंजाइम में मौजूद हो लेकिन हर एंजाइम में नहीं होगा। लेकिन ये जो 4 ऐसे एटम हैं ये हर एंजाइम में जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है। अब उसके बाद अगर एंजाइम की एक्टिविटी को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो हाउ डज द एंजाइम्स ऑपरेट या हाउ डज द एंजाइम्स एक्ट। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं वर्किंग ऑफ एंजाइम के, हाउ डज एक्चुअली एंजाइम्स वर्क, कि एंजाइम किस तरह वर्क कर रहे हैं। आपके सामने एक लॉक एंड की मॉडल दिया गया, आपकी बुक में यही डिस्क्राइब्ड है। आप यहाँ पर देखिएगा, आपको सबसे पहले जो नजर आ रहा है वो एंजाइम नजर आ रहा है, ठीक है। एंजाइम आपको लाइट ब्लू शेप में नजर आ रहा होगा। एंजाइम का वो पोर्शन जो कि सबस्ट्रेट के लिए अवेलेबल होता है हम उसको एक्टिव साइट कहते हैं, वो आपके सामने यहाँ पे मेंशन भी होगा। अपर पोर्शन में जो डार्क ब्लू कलर आपको नजर आ रहा होगा दैट इज एक्चुअली सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट होगा। अब होगा क्या कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में कंबाइन करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसे ES कॉम्प्लेक्स कहते हैं या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आपके सामने इन दैट केस हमारे पास क्या बना है? सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट यानी ES कॉम्प्लेक्स बना है। ये इंटरमीडिएट स्टेट होगी। इंटरमीडिएट स्टेट से मुराद यहाँ पर रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जा सकता है और रिवर्स में भी जा सकता है। ये डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ ES कॉम्प्लेक्स की, कि अगर ES कॉम्प्लेक्स यानी जो हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होगा वो स्टेबल होगा तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट या जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि ग्रीन कलर और जो ऑरेंज कलर का आपको प्रोडक्ट रिवाइज हुआ है, लेकिन यहाँ पर एंजाइम जो है दैट इज रिमेन अनडिस्टर्ब, वो अनडिस्टर्ब रहा है। उसकी वजह क्या है? वी नो वेरी वेल कि जो एंजाइम्स हैं एक्चुअली कैटालिस्ट ही तो हैं और कैटालिस्ट आर एक्चुअली नॉट अफेक्टेड बाय एनी सॉर्ट ऑफ वी कैन से कोई भी उनकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है, वो चेंज नहीं आता। तो यहाँ पर याद रखिएगा इस तरह से। तो इसी से आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन एक्शन। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर सबस्ट्रेट इज अ लॉक, सबस्ट्रेट जो है वो की है, एंजाइम लॉक है, तो हर सबस्ट्रेट हर एक एंजाइम में फिट नहीं हो सकता। इसी तरह से जैसे हर की हर लॉक में फिट नहीं हो सकती। तो यहाँ पर याद रखिएगा एवरी एंजाइम इज स्पेसिफिक इन एक्शन। हर एंजाइम एक स्पेसिफिक एक कह सकते हैं रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये लॉक एंड की मॉडल था जो आपने पढ़ा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब ये कुछ रिएक्शन है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। ये ऐसे रिएक्शन अक्सर यही 3 है और इन्हीं 3 के रेलिवेंट MCQs पास पेपर में आए हुए हैं। पहले रिएक्शन में आपके पास यूरिया है NH2CO और NH2 अल्फा ऑप्शन में, वो डीकम्पोज हो रहा है NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड में। दूसरे में क्या है आपके पास? यू हैव अ डाइसैकेराइड C12H22O11, उसकी हाइड्रोलिसिस से क्या बन रहा है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन रहा है। तीसरे रिएक्शन में आपके पास ग्लूकोज है C6H12O6, वो ग्लूकोज डीकम्पोज हो रहा है किसमें? एथानॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, के इनमें से कौन से ऐसे हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हम जिनको कैरेक्टराइज कर सकते हैं विच आर एक्चुअली कैटालाइज्ड बाय दिस एंजाइम्स। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये जो सारे के सारे हमारे पास रिएक्शंस हैं, दीज आर ऑल कैटालाइज्ड बाय एंजाइम्स, सो दीज आर ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन। ये सारे के सारे क्या होंगे? बायोकेमिकल रिएक्शन होंगे।
तो इन दैट केस पहले सवाल में अगर आपसे पूछा जाए बायोकेमिकल रिएक्शंस कौन से हैं, तो ऑल ऑफ दीज आर बायोकेमिकल रिएक्शन। उसके बाद दूसरा जो आपको रेड कलर में उसकी स्टेटमेंट नजर आ रही है, व्हाइट कलर में स्टेटमेंट नजर आ रही है, क्वेश्चन इज कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन वेयर यूरिएज इज यूज्ड, कि आपने वो रिएक्शन बताना है कि जहां पे यूरिएज यूज किया जाता है। तो उसको समझने के लिए मैं आपको समझाता हूं। ये आपके पास इन द सिंपल केसेस यू हैव अ यूरिया, ठीक है, आप इसको क्या करते हैं, डीकम्पोज करके कन्वर्ट करते हैं 2 मोल्स ऑफ अमोनिया में, और 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ हमारे पास बन रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये रिएक्शन ऐसा नहीं है कि जो विदाउट कैटालिस्ट या विदाउट बायो कैटालिस्ट प्रोसीड करे। अब इसके लिए जो बायो कैटालिस्ट होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, यूरिएज होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए यूरिएज एंजाइम किसके लिए यूज होता है, तो याद रखिएगा इन दैट केस आंसर वुड बी अल्फा, कि यूरिया के लिए, यूरिया की डीकम्पोजिशन में यूरिएज यूज होता है। अब नेक्स्ट पोर्शन हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं, अब दूसरे सवाल जो आपको ब्लू में नजर आ रहे हैं, कहते हैं आइडेंटिफाई द रिएक्शन वेयर इन्वर्टेज इज यूज्ड। इन्वर्टेज कहाँ पर यूज होता है, तो आपके पास एक डाइसेक्राइड है C12H22O11, ठीक है, अगर आप इसकी करवाते हैं हाइड्रोलिसिस, वाटर ऐड करवाते हैं, तो दिस रिएक्शन विल बी कैटालाइज्ड बाय इन्वर्टेज, ये इन्वर्टेज से कैटालाइज्ड होगा, और इससे आपके पास C6H12O6 बनेगा जो ग्लूकोज है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास एक और कंपाउंड बनेगा विच वुड बी समथिंग लाइक C6H12O6, ये फ्रुक्टोज होगा, यानी आपके पास मिक्सचर बनेगा किसका भला, ग्लूकोज भी होगा उसमें और जो है वो फ्रुक्टोज भी उसमें होगा। तो यहाँ पर याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इन्वर्टेज कहाँ पर यूज हो रहा है, तो इन दैट केस आंसर वुड बी मोस्ट स्पेसिफिक बीटा। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि जाइमेज कहाँ पर यूज हो रहा है, तो अगर सवाल होता जाइमेज के बारे में, तो आपको चार्ली रिएक्शन नजर आ रहा होगा कि जो आपके पास एथानोल है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जब आप डीकम्पोज कर रहे हैं, डीकम्पोज करके उसको कन्वर्ट कर रहे हैं एथानोल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी ये रिएक्शन आपके सामने नजर आ रहा होगा कि C6H12O6 is being converted into 2 moles of ethanol and we can say 1 mole 2 मोल हमारे पास किसके बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज होता है, जाइमेज यूज होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये 3 पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने मेमोराइज करने हैं। नेक्स्ट आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है क्वेश्चन, कहते हैं यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिएक्टिफाइड स्पिरिट, कि आपने बताना है रिएक्टिफाइड स्पिरिट। अच्छा, ये आपने चैप्टर नंबर 11 सेकंड ईयर में पढ़ा है कि रिएक्टिफाइड स्पिरिट इज एक्चुअली एथानोल, इसकी कुछ परसेंट, टू बी एग्जैक्ट 12 to 14% एथानोल होती है। अब आप मुझे बता सकते हैं एथानोल की प्रिपरेशन में कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो इन दैट केस हमारे पास आंसर कौन सा होना था, जाइमेज, कि जो हमारे पास जाइमेज मौजूद है, दैट जाइमेज इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिएक्टिफाइड स्पिरिट फ्रॉम ग्लूकोज। कि अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द एंजाइम व्हिच इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिएक्टिफाइड स्पिरिट फ्रॉम ग्लूकोज, तो इन दैट केस आपके पास आंसर क्या होता, दैट आंसर वुड बी चार्ली, वो चार्ली होना था। तो यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, जो कि आपको रेड कलर में नजर आ रहा होगा कि रिएक्शन विच इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन फर्मेंटेशन, कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व नहीं है। याद रखिएगा फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जिससे आप क्या बनाते हैं, एथानोल बनाते हैं। लाइक ये एथानोल की प्रिपरेशन के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उस मेथड को क्या कहते हैं, दैट मेथड इज नोन एज फर्मेंटेशन, वो फर्मेंटेशन कहलाता है। अब इसमें 2 प्रोसेस तो लाजमी है कि पहले प्रोसेस में या पहले स्टेप में हम किस पे कन्वर्ट करते हैं, जो हमारे पास डाइसेक्राइड है उससे ग्लूकोज बनाते हैं, तो इन्वर्टेज भी यूज होगा, ठीक है, यानी अल्फा बीटा रिएक्शन भी आप कह सकते हैं इन्वॉल्व है, किस में इन्वॉल्व है, फर्मेंटेशन में, और जो चार्ली है वो भी इन्वॉल्व है, किस में भला, फर्मेंटेशन में। तो कौन इन्वॉल्व नहीं है, तो याद रखना है फर्मेंटेशन में अल्फा ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। तो इन दैट केस याद रखिएगा ये बहुत सिंपल सा है। मैं अगेन बताता हूँ, आपने अगर क्वेश्चन पूछा जाए कहाँ पर यूरिएज यूज होता है, तो एंजाइम के लिहाज से यूरिया जो है, यूरिया के लिए यूरिएज है, डाइसेक्राइड या सेलुलोज के लिए आप कह सकते हैं क्या होगा, इन्वर्टेज हो जाए, सॉरी सेलुलोज बोला है, जो डाइसेक्राइड हमारे पास होगा, डाइसेक्राइड के लिए हमने क्या यूज करना है, इन्वर्टेज यूज करना है। जो हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज के लिए हमने क्या यूज करना है, जाइमेज यूज करना है। तो मैं अगेन बता रहा हूँ डाइसेक्राइड C12H22O11, इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, यू हैव टू यूज इन्वर्टेज, इन्वर्टेज यूज करना है फॉर डीकम्पोजिशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ठीक है। इसी तरह आपसे पूछा जाए रिएक्टिफाइड स्पिरिट की प्रेपरेशन फ्रॉम एथानोल में से कौन सा यूज होता है, तो जाइमेज यूज होता है। कौन सा फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व नहीं है, तो अल्फा इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए
कि इसी तरह से एक और सवाल मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दैट वुड बी अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि आपसे अगर पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्ड हाइड्रोलिसिस, कि इसमें किस में हाइड्रोलिसिस होती है, तो यहाँ पर याद रखना है आप लोगों ने कि इन द सिंपल केसेस हाइड्रोलिसिस इज एक्चुअली एडिशन ऑफ वाटर, वाटर की एडिशन है। तो यहाँ पर अगर आप तीनों ऑप्शन में से देखें, जो हमारे पास बीटा ऑप्शन है उसमें एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है, तो दैट इज एक्चुअली हाइड्रोलिसिस। बाकी अमोनिया, बाकी यूरिया से अमोनिया बनना या ग्लूकोज से एथानॉल बनना, ये सारे के सारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ऐसे सवाल बहुत सारे इसमें से जो है वो पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा, मैं अगेन बता रहा हूँ, यूरिया के लिहाज से, डाइसेक्राइड के लिहाज से और जो हमारे पास ग्लूकोज के लिहाज से अक्सर सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हम कहते हैं ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर डैश आइसोमर, के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कौन से आइसोमर है। तो यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, जो आपके सामने है C6H12O6, यानी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्लूकोज इज लाइक C6H12O6। अब ग्लूकोज क्या होता है, दैट इज एल्डिहाइडिक शुगर, कि अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सी शुगर है तो दैट इज एल्डिहाइडिक शुगर, ये एल्डिहाइडिक शुगर है, ठीक है, यानी इसमें कौन सा ग्रुप मौजूद है, एल्डिहाइड मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो है वो फ्रुक्टोज है C6H12O6, ये हमारे पास फ्रुक्टोज का है, तो ये कौन सी शुगर होती है, कीटोनिक शुगर होती है। तो याद रखिएगा, ये जो आपको ब्लू में नजर आ रहा है दैट इज ग्लूकोज, और जो आपको येलो में नजर आ रहा है दैट इज फ्रुक्टोज। अब देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ग्लूकोज का भी यही है और फ्रुक्टोज का भी यही है, लेकिन ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है, दैट कंटेन्स एल्डिहाइडिक ग्रुप, के जो ग्लूकोज में ग्रुप होगा फंक्शनल ग्रुप वो एल्डिहाइडिक है, लेकिन जो फ्रुक्टोज है उसमें कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है। तो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो वो कौन से आइसोमर होंगे, तो दे आर एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप आइसोमर टू वन अनदर, वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। तो इस सवाल में हमारे पास आंसर क्या होता है, अल्फा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। अब हम नेक्स्ट पोर्शन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन इज लाइक के करेक्ट अबाउट एंजाइम, कौन सी बात जो है वो एंजाइम के बारे में सच्ची है, क्या इंक्रीज कर रहा है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो गलत है, डिक्रीज करता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, डेफिनेटली इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ठीक है। चार्ली, दे आर नॉट स्पेसिफिक इन एक्शन, एक्चुअली दे आर हाईली स्पेसिफिक इन एक्शन, तो पहली तीन तो गलत हैं। डेल्टा कहते हैं एक्टिविटी इज इनहेंस्ड बाय कोएंजाइम, एक्चुअली ये हमारे पास एक पोर्शन होता है कि अगर आप एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें एक एडिशनल कंपाउंड ऐड कर देते हैं जिसको क्या कहा जाता है, कोएंजाइम कहा जाए। तो इन दैट केस विच इज करेक्ट अबाउट एंजाइम, तो दैट इज डेल्टा। यहाँ पर आपने एंजाइम के पोर्शन को डिस्कस किया, यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज आपने डिस्कस किए, इस टॉपिक को थॉरली रीड करिएगा, रीडिंग इज वेरी कंपल्सरी इन दिस सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच।